Hello. Hello, sir. Yes, is it audible? Yes, sir. Audible. Yes, yes. Now let's start the topic of audit. Right? Hello. Hello. Yes, my students. Are you Yes, online? sir. सब ऑनलाइन हो गया? Yes. अच्छा, आज हम इंटरनल कंट्रोल पढ़ने वाले हैं, जो ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आप सीएमए फाइनल में भी पढ़ोगे. जहां इंटरनल कंट्रोल नहीं, वहां ऑडिट नहीं. ठीक है. आज हम नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल का, जो अपने एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जो अपने एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इंटरनल कंट्रोल क्या है? मैंने उस दिन आपको समझाया था. इंटरनल कंट्रोल एक डीआईएम है. डीआईएम का मतलब क्या? कि आपको कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन करने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसको मैनेज करना है. मतलब कि क्या? कि आपको क्या करना है कि जब ऑडिटर ये देखता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर्स हैं, मिस स्टेटमेंट्स है, वो ट्रू एंड फेयर है नहीं, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करता है कि मेरे को ऑडिट जो है अपने पॉलिसीज के हिसाब से करना है. तो ऑडिटर क्या चाहेगा? ऑडिटर ये चाहेगा कि मेरा जो रिस्क है वो जीरो लेवल पे रहे. ठीक है. ओके. मेरा जो रिस्क है वो जीरो लेवल पे रहे. तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर तीन टाइप ऑफ रिस्क पे काम करेगा. पहला क्या? डिटेक्शन रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क होता है, और इनहेरेंट रिस्क होता है. जो कंट्रोल रिस्क है वो इंटरनल कंट्रोल की रिस्क है. मतलब कि इंटरनल कंट्रोल में क्या है कि ऑडिटर ये बोलेगा कि भाई साहब, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर लिया है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर लिया, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता, या मैं बोल नहीं सकता कि इसमें कुछ सही है भी. मतलब कि वो ये बोलेगा कि ये रीजनेबल एश्योरेंस है. क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस है. ओके. रीजनेबल एश्योरेंस है. वी कांट करेक्ट, वी कांट डिटेक्ट, वी कांट प्रिवेंट. इंटरनल कंट्रोल में यही है कि आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते, आप उसको सही भी नहीं कर सकते, आप उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते. बस इंटरनल कंट्रोल एक प्रोग्राम है, पॉलिसी या प्रोग्राम है. बस आप इतना बात याद रखो. आप एक काम करो, सबसे पहले आप इंटरनल कंट्रोल के बारे में लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो पहले, क्या होता है इंटरनल कंट्रोल. यस. यस. कम फ्रंट. आप लिखो इंटरनल कंट्रोल. दिस मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. आप फाउंडेशन के हो गया? फाउंडेशन ऊपर है. अच्छा, ये इंटर की क्लास है. हेलो. यस बच्चों, आप ऑनलाइन हो क्या? यस. Yes, sir. मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे को, आप अपना अनम्यूट करो उसको प्लीज़. सब स्टूडेंट्स अनम्यूट करो अपना वो. मेरे को नोट्स लिखाने हैं प्लीज़. लिखो आप. इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस. इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस designed to obtain designed to obtain reasonable assurance designed to obtain reasonable assurance in the financial statements in the financial statements for achievement of for achievement of
यस भारती, हेलो भारती, हेलो, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यस आर यू राइटिंग, हेलो, Yes, sir. यू ऑल आर सर। राइटिंग, यस सर। ठीक है प्लीज आप अनम्यूट करो अपने आप को भाई, प्लीज अनम्यूट करो आप सब स्टूडेंट्स, फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, पहला पॉइंट लिखो आप, पहला पॉइंट लिखो आप, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। नंबर टू, compliance with rules and regulations, compliance with rules and regulations, and number three, safeguard of assets, safeguard of assets, right, safeguard of assets। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरनल कंट्रोल एक प्रोग्राम होता है जो हमें ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार करना होता है। इसमें तीन चीज़ें हैं, हमेशा याद रखना, रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड सेफगार्ड ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या आपने जो ऑडिट किया वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ किया है या नहीं, क्या आपके स्कोप्स, क्या आपका ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपका पर्पस आपने अचीव किया है या नहीं। ठीक है, ये इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है या इंटरनल कंट्रोल आपका इनइफेक्टिव है, तो वो क्या करेगा, वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की ओर जाएगा, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट पकड़ा जाएगा सीधे। ठीक है, ओके, यस। Yes, sir. नेक्स्ट टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इस पे 4 स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 स्टार्स। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इंटरनल कंट्रोल, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, इसको स्टार मार्क लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑडिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ठीक है, यस तुषार सिंघानिया, यस सर। लिख रहे हो ना भाई? यस सर, लिख रहा हूँ सर। और खबर सब बढ़िया? बढ़िया है सर। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स लिखो फटाफट। पहला लिखो, फाइनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन प्लान, फाइनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन प्लान। नंबर टू, नंबर टू, efficient and competent resources, efficient and competent resources। नंबर थ्री, segregation of work, segregation of work। नंबर फोर, segregation of responsibility।
And number 5, authorization and supervision. अच्छा, मेरे को कुछ कहना है आप लोगों से। प्लीज सारे स्टूडेंट्स आप एक बार अपना माइक म्यूट करो प्लीज। हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मैं आपकी कल से ऑडिट की क्लास 3 to 4:30 लूंगा, ठीक है? कल से आपकी ऑडिट की क्लास 3 to 4:30 होगी हमेशा, ठीक है सर। ओके? Okay, sir. 3 to 4:30, हाँ, क्योंकि ठीक है सर। क्योंकि मेरे को कुछ इश्यूज है बेटा फैमिली में, इसलिए मेरे को वहाँ अटेंड करना पड़ रहा है। इसलिए आपकी और कल से ऑडिट की क्लास 3 to 4:30 होगी हमेशा, 4 से 5 नहीं होगी, 3 to 4:30, ओके? Yes, sir. ओके, ओके सर। Okay, sir. प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट विद मी, प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट विद मी। अच्छा, कोई अगर पूछे कि एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, तो आप पहले क्या बताओगे? फाइनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन प्लान, मतलब फाइनेंशियल प्लान क्या है। उसके बाद में आप ये देखो कि आपका जो रिसोर्सेज है, जो आपकी इंगेजमेंट टीम है। यस, मेरा बात सुनो। हेलो, Yes, sir. Yes, ये sir. कौन है? ये अंजना दास, सुभाउ दत्तो। Yes, sir. ये बच्चों मेरी बात सुनो। Yes, इधर sir. जो है ना, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट टीम। आपका जो बॉस है, आपके पास जो टीम है जो ऑडिट करने वाली है, क्या वो कॉम्पिटेंट है? अगर उनको कोई ऑडिट करने दे दिया, क्या वो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? ऑडिट अच्छे से करेंगे कि नहीं? तो इन शॉर्ट आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए, ठीक है? आपके पास एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क जिसको हम बोलते हैं, कि आप उस वर्क को अपने किस टाइप पे डिवाइड करोगे। आपके पास जो टीम है, टीम के हिसाब से, यानी कि जो टीम किसी चीज में परफेक्ट है उसके हिसाब से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करो। अगर ऑडिट कर, जैसे कि आप कोई इंटरनल ऑडिट कर रहे हो या कोई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो, तो कोई आपके पास में आपके पास एक अच्छा कंपिटेंट स्टाफ है 5 बंदों का, तो 5 बंदों में आप क्या करोगे? उस वर्क को उस हिसाब से डिवाइड कर दो कि कोई कैश ट्रांजेक्शन देखेगा, कोई वाउचिंग देखेगा, कोई वेरिफिकेशन देखेगा, कोई जीएसटी देखेगा, कोई टीडीएस देखेगा, कोई क्या देखेगा, कोई टैक्स ऑडिट देखेगा, सब देखेगा। उस हिसाब से आप अपने वर्क को डिवाइड कर दो, ठीक है? उसके बाद में क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वर्क को डिवाइड करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होगी, राइट? अगर वर्क डिवाइड होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होगी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एक बंदे के ऊपर अगर आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे तो क्या इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होगा? नो सर। No, sir. नो। तो आपको अपना वर्क क्या करना है? आपको अपने वर्क को ब्रेक करना है। जितना ब्रेक करोगे आपका वर्क उतना इफेक्टिव होगा, ठीक है? आपका वर्क उतना इफेक्टिव होगा। मान लो मैं किसको पकड़ूं यार? अच्छा, तुषार, यस सर। हेलो। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जी सर। मान लो आप मेरे क्लाइंट हो, ठीक है? आप मुझसे एक नॉर्मल रिटर्न फाइल करवाने आ रहे हो कि शर्मा जी आप मेरी एक आईटीआर फाइल कर दो। मैं बोला जी ठीक है, लगा दूंगा। तो आप मेरे पास आते हो, तो आप मेरे पास क्या लेके आओगे कि मैं आईटीआर फाइल करूंगा? आप मेरे पास अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आओगे, लेके आओगे? जी सर। और क्या क्या लेके आओगे? आप अपनी जो एल जो भाव करवा। इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके पास वो सब लेके आओगे, ठीक जी है? सर। अच्छा, मैंने आपकी आईटीआर फाइल कर दी, आप टैक्स पे आ गए। आप, मैंने बोला जी सिंघानिया साहब आपका 50,000 का इनकम टैक्स पड़ रहा है, ठीक है? जी सर। तो आप मेरे को क्या बोलोगे? आप मेरे क्लाइंट को आप क्या बोलोगे? शर्मा जी प्लीज मेरे को बचा लो, मेरे को टैक्स नहीं भरना, मेरे को टैक्स से बचना है, ठीक है? ठीक है, तो जी सर। मैं बोला ठीक है भाई। अच्छा, तो मैंने क्या किया? मैंने आपको एक बात कही कि सबसे ऊंचा देश हमारा। मैंने आपको ये बोला कि भाई साहब कुछ सिंघानिया साहब कुछ नहीं है, टैक्स पे कर रहे हो, सरकार के पास जाएगा, अच्छी तो बात है, अपना देश बढ़ रहा है? तो आप ये बोलोगे क्या जी सर, देश के चक्कर में मैं क्या अपनी पॉकेट ही लुटा दूं? तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि टैक्स लौटा दो। इसने मेरे इंटरनल कंट्रोल पे सवाल उठाया है, यस इसने सर। मेरे इंटरनल कंट्रोल पे सवाल उठाया है। बल्कि मैंने काम तो बिल्कुल अच्छे तरीके से किया था आपका। मैंने आपकी यस सर। आईटीआर इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से लगाई थी, मैंने आपका प्रोविजन सब अच्छे से देखा,
मैंने बोला सिंघानिया साहब आपके ऊपर टैक्स पड़ रहा है, अब एफिशिएंटली टैक्स पे कर दो, कुछ नहीं होगा, देश भी खुश, मैं भी खुश और आप भी खुश। तो आप क्या बोलोगे? अरे शर्मा जी फीस आप मेरे से ले रहे हो, मुझे बचा लो। आप तो यही बोलोगे ना मुझे? यस। यस सर। हाँ। तो यस इसमें मेरा, इसमें आपने मेरे ऊपर सवाल उठा दिया, भाई क्या काम कर दिया आपने। तो मेरे को यही लगा कि भाई कहीं मेरा इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट ही नहीं है, मेरा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है ही नहीं, है कि नहीं बताओ? यस सर। बल्कि वो मेरे को पता है कि मैंने अच्छे से काम किया है, वो आप मेरे को पता है कि मैंने अच्छा इनकम टैक्स एक्ट का कोई सेक्शंस लगाया हो, मेरे को पता है किस हिसाब से मैंने आपको टैक्स लाइबिलिटी पे डाला है। ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या उस लेवल पे रिस्क ज्यादा होगा या कम होगा? उस लेवल पे रिस्क ज्यादा जो होगा। रिस्क, वो रिस्क क्या होगा? ज्यादा होगा। कौन सी ज्यादा रिस्क होगा। होगा? कौन सी रिस्क होगी वो? कौन सी रिस्क होगी? क्या वो इंटरनल। इनहेरेंट रिस्क होगी, डिटेक्शन रिस्क होगी, या कंट्रोल रिस्क होगा? कौन सा रिस्क होगा भाई साहब? कंट्रोल कंट्रोल रिस्क। किसने बोला? कंट्रोल रिस्क। किसने बोला? सर मैंने अरे दादा आप हो गया? अरे बहुत बढ़िया। अरे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो बेटा, जवाब दो। ऑडिटर को जवाब देना होता है, जवाब देना सीखो। सवाल और जवाब तैयार रखा करो, ठीक है? तभी तो आप परफेक्ट ऑडिटर बनोगे भाई साहब। अच्छा, उसके बाद में क्या है? ऑथराइजेशन एंड सुपरविजन। ऑथराइजेशन का मतलब कि मैंने वर्क को डेलीगेट कर रखा है कि भाई आपको यही वर्क करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको दी है आप उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको कैश वाउचर करना है तो आप कैश वाउचर ही करो, दूसरा ट्रांजेक्शन मत करो। आप डेटर का शेड्यूल मत बनाओ, क्रेडिटर का शेड्यूल मत बनाओ, सिर्फ आप कैश ट्रांजेक्शन पे काम करो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसी पे रखो। यस, यू कैन हेल्प अदर्स, यू कैन कॉर्पोरेट विद योर स्टाफ, बट जो आपके ऑडिटर ने जो आपको काम दिया वही आपको काम करना है, ठीक है? अच्छा, मैं एक बात बताता हूं आपको। अब मान लो एक आपके पास में मान लो आपके पास एक डेटर का शेड्यूल है, ठीक है? आपके पास में एक डेटर का शेड्यूल है। यस, यू आर लिसनिंग? यस सर। आपके पास एक डेटर का शेड्यूल है, ठीक है? तो आपने उस कंपनी के XYZ कंपनी का आप डेटर शेड्यूल देख रहे हो, उसने देखा कि उसके डेटर शेड्यूल में 20 करोड़ का बैलेंस है, ठीक है? 20 करोड़ का बैलेंस है, जिसमें कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है, ठीक है? और क्रेडिट सेल भी है। अच्छा, आपके पास में मान लो 100 पार्टीज हैं, 100 डेटर्स हैं आपके, राइट? तो मैंने बोला तुषार जी को, जी तुषार जी आप एक काम करो, आप इस डेटर शेड्यूल को चेक करो, ठीक है? आप इस डेटर शेड्यूल को चेक करो। तो तुषार भाई साहब क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसको कि क्या 20 करोड़ की जो डेटर्स की जो लिस्ट बनी है कंपनीज के रिकॉर्ड्स में, क्या वो सही है या नहीं? तो तुषार भाऊ कैसे चेक करेंगे भाई? सबसे पहले तो वो सेल्स बिल निकालेंगे, यस सर। सेल्स बिल से उसकी टोटलिंग करेंगे, क्या 20 करोड़ की सेल है या नहीं। पहला तरीका है कि नहीं बताओ? यस सर। आप जिस कंपनी का ऑडिट करोगे उस कंपनी में इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव कैसे होगा कि ये 20 करोड़ की सेल है? कंपनी के पास में डेटा होगा, सेल्स का डेटा होगा उसके टैली पे, हाँ, सेल्स का डेटा होगा। अच्छा, आप उसके बुक्स को कंपेयर करोगे कि क्या ये 20 करोड़ सेल है या नहीं। आप या बुक से कंपेयर करोगे, या आप उसकी GST रिटर्न से कंपेयर करोगे जो उसने 3B फाइल करी है, हाँ, आप उसकी 3B से कंपेयर करोगे उसको। तीसरी चीज क्या है? बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, 20 करोड़ की सेल है, तो आप पूरे साल का 20 करोड़ का डिपॉजिट देखोगे भाई, इसने किस किस बंदे से पैसे लिए हैं, है कि नहीं बताओ? हेलो तुषार जी, यस सर। यस आप सर। क्या, आप प्लीज म्यूट म्यूट में मत रहो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको आपको जवाब देना है, पहले सवाल सुन लो मेरा। यस सर। सो मत जाना आप क्लास पे,
आप पहले मेरा सवाल सुन लो। मेरा सवाल ये है आपसे कि मैंने आपको ये बोला है कि आपको इसका डेटर शेड्यूल चेक करना है कि क्या ये 20 करोड़ की सेल सही है या नहीं। तो आप किससे चेक करोगे? मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ कि आप कैसे चेक करोगे। क्या आप उसकी 3B से चेक करोगे? क्या आप उसकी बैंक स्टेटमेंट से चेक करोगे? क्या आप उसके बिल से चेक करोगे? 20 करोड़ के बिल दिनों दिन चेक करोगे तो आप बूढ़े हो जाओगे। तो कैसे चेक करोगे कि ये सेल हुई है या नहीं? क्या करोगे आप बताओ? हमें अपना इंटरनल कंट्रोल को कैसे इफेक्टिव मानना है कि ये 20 करोड़ की सेल सही है या नहीं। हो भी सकता है कि पार्टी की 30 करोड़ की सेल है, 10 करोड़ की सेल पार्टी ने दिखाई नहीं है। तो आप उसको कैसे जज करोगे बताओ? कैसे जज करोगे आप कि ये सेल सच है या नहीं बताओ? सर बिल को देख के ही तो बता सकते हैं। तो बिल देख के तो आप बूढ़े हो जाओगे ना भाई साहब। 20 करोड़ के बिल चेक करना एक दिन पे होगा क्या? जो टैली में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाँ ठीक है, रिकॉर्ड टैली का सर। रिकॉर्ड हो सकता है कि उसके अकाउंटेंट ने गलती से रिकॉर्ड कर दिया हो। गलती कर दी उसने। आप करोगे क्या एज एन ऑडिटर? आपके पास जो एविडेंस होगा आप उस पर रिलाई करोगे? आपके पास एविडेंस क्या है? आपके पास में एविडेंस सेल्स बुक, सेल्स की एंट्री है। सेल्स की एंट्री आपके पास में एक रिलायबल एविडेंस है। तो आपको उसके हिसाब से आपका इंटरनल कंट्रोल तैयार करना है। यस सर। करना है कि नहीं बताओ? अगर हाँ। उसमें आपको कोई रिस्क दिख गया तो आप अपने ओपिनियन क्या दोगे? इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दोगे कि नहीं, सेल तो 30 करोड़ की है, सेल तो 30 करोड़ की है। हो सकता है कि अकाउंटेंट खुद बोल दे आपको, नहीं सर 20 करोड़ की सेल तो बस दिखा रखी है, ओरिजिनलिटी में सेल तो 30 करोड़ की है। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो जी सकता है ना बेटा। तो मान लो अगर हम्म, अकाउंटेंट ने ये बोल दिया 30 करोड़ की सेल है, तो व्हाट यू विल डू? आप क्या करोगे? आप उसके हिसाब से अपनी कंक्लूजन ओपिनियन दे दोगे क्या? नहीं आपको सर। आपको लगेगा ना, एक्सेप्शनल केस है ना, आपको लगेगा हाँ हो सकता है इतनी बड़ी कंपनी है भाई, क्या पता 30 करोड़ की सेल हो। तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको अपना इंटरनल कंट्रोल सोच समझ के लगाना है। ठीक है? उसमें जी आपको सर। सेल्स एंट्री की जब आप ऑडिट करोगे, तो आपको जब स्टेटस का ऑडिट करोगे, तो उसमें आपको अपना इंटरनल कंट्रोल सोच समझ के लगाना है। ठीक है? भगवान गणेश जी जी सर। आके नहीं बोलेंगे कि तिसारे सिंगानिया साहब आप मुझसे पूछ लो मैं कर दूंगा, नहीं। उसमें आपको खुद करना है जो करना है। उसमें आपको ये 4 ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपके लिखवाए थे इंटरनल कंट्रोल में, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, सेफ गार्ड ऑफ एसेट, रिलायबिलिटी, हाँ, फिर ये प्रोटेक्शन ऑफ एसेट जो भी है, आपको इस 4 ऑब्जेक्टिव्स के तहत आपको ऑडिट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑडिटर इंडिपेंडेंट बंदा है, किसी का डिपेंडेंट जी पे सर। ऑडिटर काम नहीं करता। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद लिखो ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स लिखो। पहला लिखो, मैं आपको इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखवा रहा हूं, बुक में तो बहुत ज्यादा दे रखे हैं, मैं आपको इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखवा रहा हूं। पहला लिखो आप, पहला लिखो ऑब्जेक्टिव्स, देयर मस्ट बी ऑथराइजेशन, देयर मस्ट बी ऑथराइजेशन। अंशु, यस सर। आप ऑनलाइन हो? हाँ जी सर। ओके। भारती, बंटी, बंटी सॉरी, बंटी। Yes, sir. ओके। सुबह ऑनलाइन है, तुषार ऑनलाइन है, अंजना, Yes, sir. मनीष, यस सर। सचिन, Yes, sir. आर यू ऑनलाइन बेटा? Yes, sir. ओके। और भी कोई कोई है क्या? ओके, गुड। अच्छा लिखो, पहला लिखो ऑथराइजेशन। लिखा? लिखा यस क्या? सर। लिख। यस सर। यस। सेकंड में लिखो आप, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस। उसके बाद लिखो आप, entries has been done
entries is been done as per proper accounting policies and standards. Entries is been done as per proper accounting policies and standards. लिखा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना रिसोर्सेज कम यूज करो, इंटरनल कंट्रोल उतना इफेक्टिव बनाओ. और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये एक और आप लिखो कि इफ देयर इज एनी वीकनेस, if there is any weakness in internal control, the auditor, लिखा क्या? The auditor जी सर. will highlight the weakness. The auditor will highlight the weakness. The auditor will highlight the weakness by suggesting the improvements. By suggesting the improvements. By suggesting the improvements without qualifying the audit opinion. इसका मतलब क्या है? मान लो इंटरनल ऑडिटर को या ऑडिटर को लगा कि इसका इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं? बताओ. यस. Yes, जी sir. सर. ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा. मैनेजमेंट को कहेगा कि देखिए जी, मेरे को ये सही नहीं लगा, मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से काम करना चाहिए. ठीक है, वो बोलेगा. तो इससे क्या आपकी ऑडिट ओपिनियन चेंज होगी क्या? नो सर. नो, इससे आपकी ऑडिट ओपिनियन चेंज नहीं होगी. हाँ, वो आपको नहीं। बोल सकता है कि आपकी ये खामियां हैं, आपकी ये कमजोरी है, जो मेरे को लगा, आप उस हिसाब से आप अपना काम करो. ठीक है. ओके. यस. यस. अच्छा, उसके बाद आप उसके एडवांटेजेस लिखो. इंटरनल कंट्रोल के एडवांटेजेस. पहला लिखो, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. 3 E's. इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. उसके बाद लिखो, डिटेक्ट द एरर्स. डिटेक्ट द एरर्स and irregularities. गलतियां देखना और उनको पहचानना, ये सबसे बड़ी एडवांटेजेस है. ठीक है. उसके बाद आप लिखो, यस. उसके बाद आप लिखो, यस. Employee satisfaction. Employee satisfaction.
एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लिखा क्या? जी सर। सर। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरनल कंट्रोल कितने टाइप्स के हैं। आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, उसका एडवांटेजेस, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल लिखो पहला। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आईसी, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं आईसी। पहला लिखो प्रिवेंटिव कंट्रोल, नंबर ए प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल। इस ग्रुप में कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 क्लियर किया हुआ है? यस, हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir. इस ग्रुप में कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 क्लियर किया हुआ है? कोई है क्या? अच्छा, अब लिखो प्रिवेंटिव कंट्रोल में सुबह, Yes, sir. तुषार, यस सर। सब ऑनलाइन हो क्या? अंशु, Yes, sir. लिखो प्रिवेंटिव कंट्रोल के बारे में लिखो। दिस कंट्रोल्स आर डिजाइंड, दिस कंट्रोल्स आर डिजाइंड to discourage, these controls are designed to discourage, these controls are designed to discourage any errors or irregularities, any errors or irregularities from occurring, from occurring। For example, for example, segregation of duties, for example, segregation of duties, segregation of duties, comma, approval and authorization, approval and authorization, approval and authorization, comma, protection of assets, protection of assets, okay। हेलो। Okay, sir. अच्छा, मतलब प्रिवेंटिव कंट्रोल का Yes, sir. मतलब, प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर ऑडिटर को लगा कि कोई गलती है, कोई इरेगुलरिटीज है, उसको हमें खत्म करना है, उसको हमें हटाना है, तो उसको बोला जाता है प्रिवेंटिव कंट्रोल, ठीक है। यस। Yes, sir. अच्छा, नंबर बी में लिखो आप नेक्स्ट टाइप, डिटेक्टिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल। लिखा क्या?
Yes, डिटेक्टिव sir. कंट्रोल, इस पे आप लिखो these controls are designed these controls are designed to find errors and irregularities after they occurred after they occurred full stop after they occurred full stop. For examples, review and performance, review and performance, review and performance, comma, reconciliation, reconciliation, sorry, reconciliation, comma, reconciliation, comma, physical verification, physical verification. लिखा क्या? Yes, sir. जी सर। हाँ, उसके बाद में आप लिखो कि इंटरनल कंट्रोल की टेक्निक्स क्या क्या, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखो टाइप्स, इसका टेक्निक्स ऑफ इंटरनल Hello. कंट्रोल का Hello. पहला लिखो Sir. हाँ, सर इंटरनल कंट्रोल का सिर्फ एडवांटेज ही है कि डिसएडवांटेज नहीं है? डिसएडवांटेजेस नहीं है बेटा आपके सिलेबस में, है डिसएडवांटेजेस है आपके सिलेबस में, लिखाऊंगा मैं। ओके सर। हाँ लिखवाऊंगा। एक बात बताओ ना, जिसकी अगर अच्छाई है उसकी बुराई भी तो है। ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल करना भी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कभी कभी दोस्त। वही सर। हाँ, आपको बड़े लगी हुई है डिसएडवांटेजेस के बारे में जानने की भाई। लिखो नहीं पहला सर, लिखो, लगा मतलब। अरे दादा पहले लिखो तो सही उसका, पहले लिखो टेक्निक्स, पहला लिखो आप नैरेटिव रिकॉर्ड, नैरेटिव रिकॉर्ड, इस पे आप लिखो नैरेटिव रिकॉर्ड में इट इज द बिग डिस्क्रिप्शन, और वी कैन से इट इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, इट इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। It is the detailed description of internal control, full stop, suitable only on those areas where there is only the small business, छोटी छोटी दुकानों पे, छोटे छोटे बिजनेस पे ये इंटरनल कंट्रोल नैरेटिव रिकॉर्ड सही है, ठीक है। Sir, where? हाँ, Where? पूरी लाइन बताओ क्या है। Suitable only on those areas where? सर आप छोटे छोटे दुकान के बारे में बोले थे ना, वो हाँ पूछ रही है सर। अच्छा, व्हेन इट इज छोटे छोटे बिजनेस पे एप्लीकेबल है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर आपके पास छोटी सी दुकान है तो आपको पता चल जाएगा ना ये क्या चीज़ का बिजनेस कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है। तो आप इन ब्रीफ अगर शॉर्ट समरी भी बना लोगे तो आपको वन हैंड रीडिंग पे पता चल जाएगा। लेकिन आप बड़ी बड़ी कंपनियों पे क्या नैरेटिव रिकॉर्ड लगाओगे क्या? नहीं, क्योंकि उस टाइम आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा। आपके पास अगर आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा तो आपको उस हिसाब से आपको अपना ऑडिट करना है कि नहीं बताओ।
हाँ, Yes, sir. नैरेटिव रिकॉर्ड में रखो, ये डिटेल्ड रिकॉर्ड है इंटरनल कंट्रोल का, बस इतना पता रखना है। इट इज एन डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बस ये लिख के आना एग्जाम पे। इट इज एन डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बस काम खत्म। उसके बाद लिखो आप नंबर बी में चेकलिस्ट, नंबर बी में चेकलिस्ट। कुसुम सिंह, कुसुम सिंह, जी सर। आप ऑनलाइन हो क्या? हाँ। अच्छा, आपने लिखा क्या? नोट्स लिख रहे हो ना? हाँ लिख रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद लिखो आप चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में लिखो आप it is used in, it is used in, it is used in at the starting of audit, it is used in at the starting of audit and is reported after, and is reported after completion of audit। मतलब क्या है, जब ऑडिट स्टार्ट होगा आपको डूज और डोंट्स के बारे में लिखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कब करना है, ये होती है चेकलिस्ट। ठीक है, ठीक है। मतलब जब आपका वर्किंग पेपर आपने लिखना स्टार्ट किया और उसको आप कब डॉक्यूमेंट को कब सबमिट करोगे, जब आपका ऑडिट खत्म हो जाता है, ऐसे समझो। ठीक है, तो हेलो, यस सर। ठीक है। जी सर। उसके बाद लिखो उसके साथ इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस to be followed by, it contains the instructions to be followed by the audit assistant, by audit assistant, full stop, answers to the instructions, answers to the instructions, answers to the instructions are given, are given in the form of, in the form of yes, no, not applicable। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। यस, नो एंड नॉट एप्लीकेबल। लिखा क्या? जी हेलो, सर। हाँ सर। लिख लिया क्या? यस। यस सर। नेक्स्ट टेक्निक लिखो फ्लो चार्ट। नेक्स्ट टेक्निक लिखो फ्लो चार्ट। इस पे आप लिखो इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन pictorial representation which gives a bird eye view, which gives a
bird eye view, bird eye view of internal control full stop, gives the complete information, gives the complete information, जो पूरी complete information देता है, gives the complete information about the working structure of organization, gives complete information about the working structure of the organization, full stop, and working becomes easy, and working becomes easy, and working becomes easy as all the reliable information is available, as all the reliable information is available, as all the reliable information is available in the form of charts, in the form of charts. ठीक है? Yes. सुबह. Yes, sir. सुबह. यस सर. लिखा? हाँ सर. अरे भाई सो मत जाना भाई क्लास पे. नहीं. हाँ. उसके बाद लिखो आप लास्ट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर. इसमें लिखो आप हेलो सर. Yes. इंटरनल कंट्रोल क्या लास्ट क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर. क्वेश्चन है? यस, QUESTION क्वेश्चनियर. इसमें लिखो इट कंसिस्ट ऑफ series of questions. It consists of series of questions. It consists of series of questions issued at any point of time. Issued at any point of time. And reported back immediately. इसमें आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, आपको जवाब देना है. ठीक है? इसमें इंटरनल क्वेश्चंस, कंट्रोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो आपको आंसर देना है. आपने इंटरनल कंट्रोल कब लगाया, आपका इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस कब था, आपने क्या मेजर्स लिए, आपने एसेट्स को कैसे कंट्रोल रखा, आपने लायबिलिटी को कैसे डील किया. कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अपने क्लाइंट से पूछना पड़ता है. ठीक है? ये इसमें क्वेश्चंस होते हैं बस. उसके बाद लिखो आप issued at different levels in the organization. Issued at different levels in the organization. एंड लास्ट में लिखो इंपॉर्टेंट लाइन, नीड टू बी आंसर्ड, नीड टू बी आंसर्ड by every staff, need to be answered by every staff of the organization full stop, full stop.
The answers are given. The answers are given. The answers are given in the form of. The answers are given in the form of yes or no. The answers are given in the form of yes or no. Where yes indicates satisfied function and no indicates weakness. ठीक है? And no indicates weakness. यस सुभो, Yes, sir. अब लिखो आपका फेवरेट पॉइंट, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस. लिखा क्या? हाँ sir. ओके, लिखो. नंबर 1, breakdowns. Number 2, costly method. Number 3, abuse of authority. Number 4, irrelevant when segregation of duties and responsibility not possible. And last but not the least, management override. These are the disadvantages. Okay? Disadvantages. Okay? Okay. बस समझ में आया? डिसएडवांटेजेस, ब्रेकडाउन है. अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से आपने नहीं निभाया तो क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है. कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत मेहनत लगता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत टाइम लगता है, टाइम कंजम्पशन है. और मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी पे, जो मैनेजमेंट अगर बोला तो वही होगा. ठीक है? मैनेजमेंट ओवरराइड का मतलब मैनेजमेंट ने जो बोला वही होगा. समझ में आया? अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज आप लिखना. तो क्वेश्चन 1 बुक पे लिख सकते हो आप. बुक नंबर पेज 489 है, पेज नंबर 489. इस पे एक डिफरेंस है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर और चेकलिस्ट का. प्लीज आप इसको स्टार मार्क लगा लो, ये आपको खुद पढ़ना है.
ठीक है? यस, हेलो। Yes, sir. ये आपको खुद पढ़ना है डिफरेंस, तो बुक से रीडिंग करोगे तो एक बार हो जाएगा, ठीक है? Okay, sir. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जी पे सर। आओ। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ आप, तुषार। जी सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर, आ रहा है सर। ठीक है। अच्छा, उसके नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, इंटरनल चेक। इस पे आप लिखो इंटरनल चेक के बारे में। इट इज द इट इज द it is the main part of internal control. It is the main part of internal control. Yes, hello, hello. Yes, sir. Yes, कुछ बोल रहे हो क्या अंजना? कौन है ये? No, sir, no. हाँ, it is the main part, integral part of internal control. ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो चेकिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। चेकिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स एज ए पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम। चेक ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स एज ए पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम। and in case there is any duplicacy of work, Sir, checking of day-to-day transaction as a part of क्या बोला आपने? हाँ, check of Checking of day-to-day transaction as a part of as a part of routine work, as a part of routine work. किसने बोला ये? मैंने सचिन। सचिन, ओके। एज ए पार्ट ऑफ रूटीन वर्क। उसके बाद मैंने कौन सी लाइन बोली थी? प्लीज एक बार रिपीट कर सकते हो क्या कोई? And in case there is any हाँ, duplicacy. and if in case there And is in any, case yes, there and in is any case there is any duplicacy. duplicacy of work, and in case there is any duplicacy of work, it should be eliminated. It should be eliminated. अच्छा, इंटरनल चेक का मतलब सीधा सा है, आप जो काम कर रहे हो उसका रूटीन वाइज चेक करो, क्या सही है, क्या आपने सही से एंट्री करी है, क्या आपने बैलेंसेस को क्लोज डाउन किया है या नहीं, ठीक है? ये होता है इंटरनल चेक, ठीक है? अभी जैसे कि मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ कि आपने लिखा, क्या आपने पढ़ाई करी, ये क्या है? इंटरनल चेक है। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इंटरनल चेक के? अगर रूटीन वाइज चेक करोगे क्या ऑब्जेक्टिव होगा? फ्रॉड को कम करना या फ्रॉड को खत्म करना है, ठीक है? दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है? गलतियां ढूंढना, कितने मिस स्टेटमेंट्स है, एरर्स कितने हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जिसको वर्क दे रखा है, जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आप पहचान सकते हो कि भाई मैंने उस बंदे को ये काम दिया था, उसने किया है या नहीं, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट लिखो आप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक। पहला पॉइंट लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, नंबर 2 डिटेक्शन ऑफ एरर्स, Number 2, detection of errors. Number 3, checking of
checking of duties and responsibility, checking of duties and responsibility. Number 4, reducing the workload of internal control system. And last one, promotes coordination among the engagement team if internal control is promote, मैंने क्या बोला था, promote Coordination among the yes engagement team if yes internal control if internal control is effective and efficient. If internal control is effective and efficient. आज कौन से नए नए बच्चे हैं? प्लीज इंट्रोड्यूस. अमृता फुकन. I think she is not online here. सर लास्ट लाइन रिपीट करेंगे? कौन सी लाइन बेटा? Promotes coordination among the engagement team if internal control is Effective and efficient. ठीक है. उसके बाद इसके एडवांटेजेस लिखो. अच्छा, इसके जो फीचर्स हैं इंटरनल चेक के, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? ड्यूटीज को देखना, चेकिंग करना, ठीक है, ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्टिंग हुआ है या नहीं वो देखना. तो इजी रिपोर्ट, इसके जो फीचर्स है इसके ऑब्जेक्टिव सेम है. रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया है या नहीं ये देखना. अगर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसने काम अच्छे से किया है या नहीं वो देखना है. क्या ऑथराइजेशन है, ये इसके सारे कुछ जो कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स भी उसी के ये सेम है. ठीक है, ओके. ऑब्जेक्टिव्स आप बुक से पढ़ लो, एक बार रीडिंग करो उसका. जैसे देखिए दे रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी का यूज करना, एआई का यूज करना, उसके बाद में पीरियडिकल रिव्यू करना या रिव्यू एंड मॉनिटरिंग करना. जो इसका फीचर्स है वो इसका ऑब्जेक्टिव सब सेम है. ठीक है, दिस इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट. इसका इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा एडवांटेजेस. सबसे पहले एडवांटेजेस लिखो आप टू द ऑडिटर. देखो आपके बुक में दिया है पेज नंबर 491, पेज नंबर 491, राइट. इधर देखो बुक पे पहला बोला कि टाइम सेविंग्स इन टाइमिंग एंड कॉस्ट. किसका? ऑडिटर का. एक बात बताओ, अगर ऑडिटर को, अगर मैनेजमेंट अपनी हर ट्रांजैक्शन को डे टू डे वाइज रिकॉर्ड करती है, डे टू डे वाइज उसकी एंट्री करती है, तो ऑडिटर का काम आसान होगा या बढ़ेगा? ऑडिटर का काम आसान होगा या बढ़ेगा? ऑडिटर का टाइम बचेगा ना, कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उसका 90% काम कर रखा है. ऑडिटर को क्या करना है? सिर्फ ओपिनियन देना है कि नहीं? ऑडिटर को बस ओपिनियन देना है. हेलो, मेरे को किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई, मेरे को किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. I want full cooperation from the students. Yes. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पहला एडवांटेजेस क्या हो सकता है? सेविंग्स इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट. ठीक है. दूसरा क्या हो सकता है? ऑडिटर को सिर्फ वही जगह पे काम करना है जहां पे उसको वीकनेस दी. वीकनेस का मतलब क्या होती है? खामियां, उसकी कमजोरी. ठीक है, ऑडिटर का काम कम हो जाएगा. ऑडिटर बस वही देखेगा कि गलती कहाँ हुई है, गलती वही हुई है, उसको सुधारो और रिपोर्ट करो बस. फिर तो पहला एडवांटेजेस क्या है? टाइम को बचाओ, सेविंग्स इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट, एंड क्रिटिकल एरियाज जहीं पे दिखे ऑडिटर को, कहीं भी वीकनेस दिखता है उसको रिपोर्ट करो और उसको इंप्रूव करो. ठीक है, ये दो इसके मेन एडवांटेजेस है. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से.
ठीक है? ओके सर। यस। अच्छा, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अगर मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मैनेजमेंट को क्या है, मैनेजमेंट के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस लग जाएगी भाई। यहाँ मैंने अगर मैंने काम को चेक किया है तो मेरा काम 100% फुल रिलायबल है, 100% रिलायबल। पहला एडवांटेजेस क्या हो सकता है? रिलायबिलिटी मेंटेन करी है। अगर उसने इंटरनल चेक करा है, उसको पता चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको थी, काम किसने किया, इंटरनल कंट्रोल कैसा था, तो 100% रिलायबल है। उसको 100% कॉन्फिडेंस है कि भाई साहब मेरे ने काम अपना सही किया है। ठीक है? मैनेजमेंट को पहला रिलायबिलिटी फैक्टर कंसीडर करेगा। और सेकंड क्या हो सकता है? उसने जो अपनी बुक्स को मेंटेन किया है, उसने जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो मेंटेन किया है, और उसने अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो मेंटेन कर रखा है, मैनेजमेंट को पता है कि मेरा प्रॉफिट इतना है, तो आई एम व्हाट, एफिशिएंट। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबल एंड नंबर 2 एफिशिएंट। बस। ठीक है? रिलायबल एंड एफिशिएंट, ये 2 पॉइंट लिखना है आपको। समझ में आया? ठीक है सर। रिलायबल sir. एंड एफिशिएंट। और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर का वर्कलोड कम हो जाएगा तो टाइम बचेगा, कॉस्ट कम लगेगा। और नंबर 2 क्या हो सकता है? ऑडिटर सिर्फ उसी एरियाज पे फोकस करेगा जहां पे कुछ इश्यूज हैं, कुछ वीकनेस है, बस। ओके? जी सर। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आती है इंटरनल ऑडिट का। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनल ऑडिट। देखो क्या हो सकता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट का ऑडिट है। ये इसमें आप क्या देखते हो? क्या मैनेजमेंट का काम सही है या नहीं? अगर कुछ गलती है, यू विल रिव्यू एंड यू विल प्रोवाइड वैल्यूएबल सजेशंस, यू विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इंप्रूवमेंट्स। ओके? जस्ट लाइक इंटरनल चेक। इंटरनल चेक में आप क्या करते हो? डे वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, चेकिंग करना होता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं करना। इंटरनल ऑडिट में बस आपको ये बताना है कि हाँ, अगर कुछ गलती हुआ है, अगर कुछ डिसीजन सही नहीं लिया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा करो। इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है? ओके? ठीक है सर। अच्छा, इस पे देखो आप, लिखो आप इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन लिखो पहले। इसकी डेफिनेशन लिखो आप पहले। इंटरनल ऑडिट इज एन इंटरनल ऑडिट इज एन internal audit is an continuous appraisal of different operations, continuous appraisal of different operations of the activities depending upon the size, सर डिफरेंट के बाद क्या बोले थे आप? depending upon the size, comma, nature and structure. ठीक है? It consists of monitoring of internal control, number 1. Monitoring of internal control, number 1. Number 2, examination of financial information. Number 3, review.
Number 4, governance. Number 4 is governance. And number 5, risk management. रिस्क मैनेजमेंट. प्लीज ये पॉइंट्स आप लिख के आना एग्जाम में. दिस इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द आंसर. दिस इज द Hello, sir. यस. Sir, examination of financial second point आपने क्या बोला sir? यस. Sir, second point में examination of financial क्या बोले थे आपने? इंफॉर्मेशन. Thank you, sir. हाँ. ठीक है. उसके बाद देखो आप, आपके बुक पे पेज नंबर 492 है. अब उसका एडवांटेजेस पे कॉलम पे जाओ. एडवांटेजेस देखा आपने? यस. हेलो. Yes, sir. सुबह, तुषार, अंशु, Yes, sir. Yes, sir. वरुण, सचिन, ऑल प्लीज. आपने पेज नंबर 492 देखा क्या? उस पे देखो, आपने एडवांटेजेस दिखा हुआ है. पहला देखो क्या है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप मैनेजमेंट को क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट आपको हेल्प कर रही है. ठीक है, मैनेजमेंट आपको बता रही है, मैनेजमेंट आपको कॉर्पोरेट कर रही है, क्योंकि आप मैनेजमेंट का ऑडिट कर रहे हो. अगर मैनेजमेंट कॉर्पोरेट नहीं करेगी तो क्या ऑडिट हो पाएगा? अगर मैनेजमेंट कॉर्पोरेट No, कर sir. नहीं करेगी तो क्या ऑडिट हो पाएगा? क्या No, नहीं. नहीं सर, नहीं हो तो पाएगा. इसीलिए असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट करना. मैनेजमेंट को कॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. तो मैनेजमेंट में गलतियां होंगी तो ऑडिट हो रहा है. ऑडिट कर क्यों रहे हो आप मैनेजमेंट का? आप मैनेजमेंट का ऑडिट कर क्यों रहे हो? मैनेजमेंट ने जो काम किया ऑडिटर को ये बोलना है ना क्या सही है और क्या गलत है. बताओ. अभी रिलायंस जो है, रिलायंस लिमिटेड बोर्ड मीटिंग कर रही है और मैनेजमेंट ऑडिट करा रही है अपना. तो अपने मोटा भाई को पता चलना चाहिए ना भाई अपनी मैनेजमेंट है कैसी, है कि नहीं? बताओ. अगर Yes, sir. अगर मोटा भाई अगर मोटा भाई हेल्प नहीं करेंगे ऑडिटर को तो ऑडिटर क्या ऑडिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो असिस्टेंस देना बहुत जरूरी है. सेकंड पॉइंट क्या है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड. गलती होगी तो ऑडिट होगा. तीसरा है, गलती हुई है, फ्रॉड हुआ है, एरर हुआ है, तो अभी इसको कैसे बचाना है, इसको अभी कैसे डील करना है. प्रिवेंटिव का मतलब क्या, कैसे इसको डील करना है. ठीक है. तो ये ऑडिटर बताएगा. गलती हुई है, देखो भाई ये आपने ये गलती करी है, अब इसको कैसे डील करना है ये आप जानो. ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगा, मैंने आपको बता दिया. उसके बाद क्या हो सकता है? रिडक्शन इन वेस्टेज. अच्छा, मैनेजमेंट में ऐसे ऐसे भी बंदे हो सकते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल गेन. हाँ, है कि नहीं? बताओ. हो सकता है ना? जी सर. ऐसा भी हो सकते हैं ना, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मैनेजमेंट में ऐसे हो सकते हैं जो अपनी टीम के बारे में नहीं सोच रहे हो, सिर्फ अपना सोचते हैं. तो उनको कम करने के लिए इसमें क्या बोला? रिडक्शन ऑफ वेस्ट. कम करो, हटाओ. ठीक है. उसके बाद क्या बोला? इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का ऑडिट हुआ, सबको पता चला मैनेजमेंट कैसी है, अच्छी है या बुरी है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या कारनामे किए, इन्होंने क्या नहीं किया, क्या किया, सबको पता चल जाएगा इन पब्लिक डोमेन. तो वो क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बढ़ा देती है. ठीक है. समझ में आया इसका एडवांटेजेस? यस. Yes, sir. असिस्टेंस Yes, करना, sir. एफिशिएंसी, Yes, sir. असिस्टेंस करना, एफिशिएंसी बढ़ाना, डिटेक्शन, गलतियों को देखना, अगर गलती हुई है तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलना. और चौथा क्या हो सकता है? रिडक्शन इन वेस्टेज. अच्छा, उसके बाद देखो इंटरनल ऑडिट इन इंडिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करो इसको. एमसीक्यू में इसकी लिमिट्स पूछी जाती है. हमारे सीए इंटर में भी पूछा गया था ये सवाल. एमसीक्यू में पूछो क्या क्या. देखो इंटरनल ऑडिट कंपनीज एक्ट में कहाँ पे आता है? सेक्शन 138. याद रख लो. कौन सा सेक्शन है? 138. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 2013. इंटरनल ऑडिट की लिमिट्स बताओ. इसमें आपको इंटरनल ऑडिट्स की लिमिट्स याद रखनी है. देखो इसकी लिमिट देखो क्या है. अब ये इंटरनल ऑडिट किस पे लगेगा? कब होता है इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट होता है अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है. ठीक है. अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है और
दूसरी कौन है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ध्यान दो, एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक लिस्टेड कंपनी होती है और एक होती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, नॉट प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर, जिसका डिपॉजिट, जिसका कर्जा कितना? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 10 करोड़ से ज्यादा। कितना? 10 करोड़ से ज्यादा। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है, ये आप लॉ में पढ़ोगे, जमा पूंजी। कंपनी के पास पैसे कितने हैं, कैपिटल कितना है, 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी की साल का जो टर्नओवर है, मतलब सेल्स कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कंपनी का लोन्स यानी कि जो कर्जा है वो कितना होना चाहिए? 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी ने 100 करोड़ की डिपॉजिट बोरिंग्स ले रखी है किसी से, और उसके बाद कंपनी के पास डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 25 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट होना चाहिए। अगर मेरे पास, देखो ऐसा याद रखना है आपको, पेड अप शेयर कैपिटल कितना? 10 करोड़ से ज्यादा। मेरा सेल्स कितना? 200 करोड़ से ज्यादा। मेरा लोन्स कितना? 100 करोड़ से ज्यादा। और मेरा जो डिपॉजिट्स है वो कितना होना चाहिए? 25 करोड़ से ज्यादा। अगर ये कंडीशंस अगर आपने सेटिस्फाई करी तो आपको इंटरनल ऑडिट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल ऑडिट होगा। कौन सी है? पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर है तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, लोन्स कितना होना चाहिए? 100 करोड़ से ज्यादा, सेल्स कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़ से ज्यादा, और जो डिपॉजिट्स है वो कितने होने चाहिए? 25 करोड़ से ज्यादा। तो ये इंटरनल ऑडिट हो जाएगा। किसका? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का। अगर प्राइवेट कंपनी है, अगर तुषार सिंघानिया की कंपनी है, अगर सुबह दत्तो की कंपनी है, अभिलाष शर्मा की कंपनी है, तो क्या होगा? टर्नओवर कितना होना चाहिए? 200 करोड़ से ज्यादा। कितना? 200 करोड़ से 200 करोड़ की ज्यादा। ज्यादा। और लोन्स एंड बोरोइंग्स कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ से ज्यादा। ये ज्यादा। लिमिट आपको याद रखना है, लॉ में भी काम आएगा आपको, ये लिमिट याद रखना है आपको। इंटरनल ऑडिट इसमें क्या है कि अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? 200 करोड़ से ज्यादा का सेल्स होना चाहिए, और मेरे ऊपर कर्जा कितना होना चाहिए? 100 करोड़ से ज्यादा। तो आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट होगा। ओके, ठीक है। हेलो सर। यस सर। हाँ हेलो। सर एक डाउट है सर, आप अभी यहाँ बोल रहे हैं ना कि पेड अप शेयर कैपिटल अनलिस्टेड जो कंपनी है public उसका company, 10 yes. करोड़ से ज्यादा है। हाँ, सर बुक में फिर 50 करोड़ दिया है, तो सही कौन सा है सर? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अमेंडमेंट आई हुई है क्या? 50 हो गया, सॉरी ये 50 है, 50। हमारे टाइम 10 करोड़ था, सॉरी मैं अपनी अमेंडमेंट में चला गया, सॉरी। ये 50 करोड़ है। ये हमारे टाइम पे 10 करोड़ था, अभी 50 कर दिया, रिवाइज कर दिया, कोई बात नहीं। 50 करोड़ से ज़्यादा थैंक यू होना सर। चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा, आपने बताया। अच्छा, कितना होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल? 50 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, 50 करोड़ से ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, लोन 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और आपका जो डिपॉजिट्स है वो कितना होना चाहिए? 25 करोड़ से ज़्यादा। तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, ये आप लॉ में पढ़ोगे। ऐसी कोई कंपनीज है जो सरकार ने लिस्टेड नहीं कर रखी। लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है, वो सिक्योरिटीज अपना आरबीआई एससेबी के थ्रू करती हैं ट्रेडिंग। ठीक है, हमारा एक बोर्ड है सेबी, आपने नाम सुन रखा है क्या? यस सर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पता है सेबी कब बना था? 1992 में, जब हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, पता है? इससे पहले हमारे कंट्री में जो शेयर मार्केट होता था वो कोई डिजिटलाइज नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। पेपर्स पे आते थे, पेपर कंपनी ट्रेडिंग। वाले बैठते थे और मैनुअली प्रोस्पेक्टस इशू होता था, बहुत लंबा प्रोसेस था। डिजिटलाइजेशन अभी हुआ है। सेबी बनाना क्यों पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को, पता है आपको? सेबी क्यों बनाना पड़ा आपको पता है? इसकी कहानी आपको पता है? यस, सेबी हमें इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। डमी कंपनीज बहुत ज़्यादा बन रही थी। डमी कंपनीज होती है कि किसी और का डॉक्यूमेंट चोरी कर लिया, किसी ने कंपनी बना दिया और उस बंदे को पता नहीं है कि कांड क्या हो रहा है पीछे, उसके पीछे।
सेल्स कंपनीज बोलते हैं हम इसको, डमी कंपनी, सेल्स कंपनी, ऑन रिकॉर्ड है पर रियलिटी में उसका कुछ वो नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो मैं इसके पीछे नहीं जा सकता, सेबी एक्ट है, ये आपके फाइनल्स पे आएगा अगर आपके सिलेबस पे है। तो इसमें बस इतना था कि 1992 ने गवर्नमेंट ने बोला भाई एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाओ जो इनको कंट्रोल करे। तो वैसे तो ये 1992 में बना था, लेकिन ऑपरेशनल ये 2000 से हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी इंडिया में, बीजेपी की एनडीए की सरकार थी, तब इसको इम्पोर्टेंस दिया था। अच्छा, अगर सेबी का इतना ज़बरदस्त पावर है कि सेबी हिला सकती है सब कुछ, सेबी बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो आप एक इस पे पेज नंबर 494 पे देखो आप, इस पे 3 स्टार मार्क्स लगा लो, इसका डिफरेंस इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक का डिफरेंस दिया हुआ है, देखो। आई एम गिविंग यू द होमवर्क टू स्टडी, आई विल आस्क यू टुमारो दिस क्वेश्चंस। यस, यस सर। ये प्लीज आप स्टार मार्क लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल आपसे पूछने वाला हूँ इसके सवाल, इसका डिफरेंस पूछूंगा मैं आपसे। प्लीज आज इसको आप रिवाइज करना, पढ़ना इसको घर पे, ओके। यस, ओके सर। ओके ओके सर। सर। ओके। एक टॉपिक और बचा है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ये मैं आपको कल कराऊंगा, ये कल चैप्टर कल खत्म करूंगा, ठीक है। आज मैंने आपको जितना पढ़ाया है प्लीज आप रिवाइज करना, ठीक है। जी ठीक सर। है और सर। एक ही होमवर्क है, ये आप प्लीज गो थ्रो करना, और ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा अपना। अच्छा, कल से जो क्लास होगी वो 3 to 4:30 होगी, कल मिलते हैं 3 बजे, राइट। ओके सर। ओके, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।